Hello everyone, welcome in e-section. So let's start our mission NET JRF 2021. This is paper 1, teaching and research aptitude, which is compulsory for all aspirants. Currently I am teaching unit 1, teaching aptitude, Shiksha Abhivritti, and this is our class number 11. If you are new on my channel, then subscribe and please share to your friends because sharing is caring. If you want to join my class, then you can WhatsApp me on 8299440121. So अभी हम पढ़ रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टीचिंग मेथड्स को। टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण विधियां या प्रविधियां। इसमें मैंने आपको टीचर सेंट्रेड मेथड क्या होता है यानी कि शिक्षण केंद्रित विधियां क्या होती हैं तथा लर्नर सेंट्रेड मेथड यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित विधियां क्या होती हैं इसे एक्सप्लेन किया था। साथ में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी टीचिंग मेथड हैं जो हायर एजुकेशन में हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम हायर इंस्टीट्यूट की ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हायर एजुकेशन में हायर इंस्टीट्यूट में कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना यानी कि स्मॉल किड्स को पढ़ाना और बड़े बच्चों को पढ़ाना दोनों अलग अलग चीज हैं। इसलिए हम दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग टाइप की विधियों का मेथड्स का यूज करते हैं। यहाँ पे जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण की विधियां हैं, उससे आपके नेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है विधियों को लेके, मेथड्स को लेके, तो आपका आंसर गलत नहीं होने वाला। बट अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है तो आपको सारे आंसर सही लगेंगे। जितने भी यहाँ पे ABCD जितने भी आंसर दिए होंगे, और अगर आपसे लेक्चर मेथड के बारे में पूछ लिया है, व्याख्यान विधि के बारे में, तो आपको लगेगा कि ये सारे मेथड से हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। या फिर दो मेथड आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों ही सही है। इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है लेक्चर मेथड के बारे में, व्याख्यान विधि के बारे में जो यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो C और D दोनों ही सही है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पे टीचिंग मेथड्स को पढ़ेंगे, जिसे मैंने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ये जो लेक्चर है टीचिंग मेथड का बहुत ही लेंदी है, तो इसे मैंने स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो टीचिंग मेथड में आप टीचर सेंट्रेड मेथड्स को पढ़ोगे, और साथ में लर्नर सेंट्रेड मेथड, यानी कि कुछ मेथड ऐसे हैं टीचिंग के जो सिर्फ और सिर्फ टीचर से, शिक्षक से रिलेटेड है, जिसमें शिक्षक का प्रभुत्व है। और कुछ मेथड ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट जो है वो लर्नर यानी आपके शिक्षार्थी का है। और कुछ मेथड हैं जिन्हें मिक्स मेथड कहते हैं, ठीक है। मिश्रित विधियां, इसमें आपके टीचर और लर्नर दोनों का योगदान, टीचर और जो आपका लर्नर है यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का योगदान होता है, ठीक है। और इसे बेस्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि इसमें से बेस्ट मेथड कौन है, तो आप मिक्स मेथड को ही सिलेक्ट करोगे। बट जब मिक्स मेथड यहाँ पे मिश्रित विधि नहीं लिखी होगी, तब आप लर्नर सेंट्रेड मेथड को सेलेक्ट करोगे।
और कुछ विधियां जिसे मैंने यहाँ पे अदर लिख दिया है वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। वो कुछ विधियां ऐसी हैं जो टीचर सेंट्रेड, लर्नर सेंट्रेड, मिक्स मेथड, कई तरीके की हैं और ये एग्जामिनेशन में आपकी पूछी गई हैं, इधर 2-3 सालों में पूछी गई हैं अलग से, तो वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। तो अभी हम टीचर सेंट्रेड मेथड को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। टीचर सेंट्रेड मेथड में जिसमें पूरी की पूरी तरह से टीचर का प्रभुत्व यानी आपके शिक्षक का प्रभुत्व होता है। लेक्चर मेथड को आप क्या कहते हो? पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। लेक्चर मेथड जिसे हिंदी में कहते हैं व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि पहली बात तो आप जान लीजिए कि इसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड। यह एक ट्रेडिशनल मेथड है। हिंदी में इसे कहते हैं पारंपरिक। बहुत ही पुराना मेथड है। ये वैदिक समय से ये मेथड यूज किया जा रहा है। वैदिक कालों में जब गुरु अपने आश्रम में बैठ के शिक्षा देते थे तो ये बेसिकली लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक मेथड कहते हैं। ये पूरी तरीके से टीचर सेंट्रेड मेथड है। यह एक डोमिनेटिंग टीचर मेथड है। डोमिनेटिंग टीचर मेथड से मतलब है कि ये प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि है जिसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षक का प्रभुत्व होता है। ये बहुत से टीचर्स द्वारा यूज किया जाता है। इसमें टीचर क्या करता है? फैक्ट्स को, प्रिंसिपल्स को, और रिलेशनशिप को, यानी कि तथ्यों को, सिद्धांतों को और संबंधों को एक्सप्लेन करता है, उनकी व्याख्या करता है। यहाँ पे टीचर जो होता है एक्टिव रहता है, यानी कि सक्रिय रहता है, और जो विद्यार्थी होता है, लर्नर होता है, वो पैसिव होता है, पूरी तरीके से निष्क्रिय होता है। जैसे कि जब आप अपनी क्लासेस में, आप हायर एजुकेशन में आपने यूजी पीजी कर लिया है, जब आप अपनी क्लास में बैठते हो तो टीचर क्या करते हैं? टीचर किसी भी टॉपिक पे आपको आके लेक्चर देते हैं। टीचर आए और उन्होंने आज आपको यूजीसी के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया और वो पूरी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चुपचाप बैठ के सुन रहे हो। टीचर एक्टिव है क्योंकि वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं या फिर अपने से खुद से वो चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। यहाँ पे टीचर एक्टिव है, आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हो, इसलिए निष्क्रिय, पैसिव हो। यहाँ पे आप कुछ बच्चे क्या करते हैं? टीचर की इम्पोर्टेंट पॉइंट जो वो बोल रहा है उसे नोट करते रहते हैं ताकि उन्हें बाद में याद कर सके। बट कभी कभी ऐसा अलाउ नहीं होता। टीचर क्या कहता है कि आप बस मेरी बात को सुनो
और ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है, यानी कि सबसे बड़ी जो खराबी है इस मेथड की वो यही है कि कहीं पे यही यूज किया जाता है कि आप चुपचाप बैठ के सुनो कि मैं क्या कर रहा हूँ, इधर उधर मत देखो। तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में बच्चा और भी ज्यादा पैसिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, वो नोट भी नहीं कर रहा होता है। इस मेथड में बच्चा कन्वर्स नहीं कर सकता, यानी कि बातचीत नहीं कर सकता कि वो बीच बीच में टीचर से पूछे कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, और इस तरीके से अपनी जो जिज्ञासाएं हैं, क्यूरियोसिटी है, उनको सॉल्व कर ले। ठीक है, इसलिए ये मेथड छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल बेकार। जो छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल किड्स होते हैं, प्राइमरी लेवल के, सेकेंडरी लेवल के, उनके लिए मेथड बिल्कुल से बेकार है। इसमें कम्युनिकेशन जो होता है, संचार, वो वन वे होता है। टीचर अपना एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, आपको बैठ के बस क्या करना है, सुनना है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, संचार जो कर रहा है टीचर, बस बोल रहा है, इसलिए संचार जो हो रहा है वन वे हो रहा है। आप सुन रहे हो, टीचर बोल रहा है, बट आपको बीच में बोल के टीचर तक अपनी प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक नहीं पहुंचाना है, इसलिए कम्युनिकेशन यहाँ पे वन वे हो गया। यह पूरी तरीके से फॉर्मल मेथड कहलाता है। इसे भी नोट कर लीजिएगा, एक बार पूछा गया था। औपचारिक विधि, तो आप लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि के बारे में इन चीजों को समझ गए होंगे, इनके फैक्ट्स को समझ गए होंगे, इनके कॉन्सेप्ट को आप समझ लिया होगा आपने। अब इनके एडवांटेज क्या है, आइए देखते हैं। इस विधि के लाभ क्या है? इस विधि का लाभ ये है कि ये बहुत ही इकोनॉमिकल होती है। इकोनॉमिकल, मितव्ययी, जिसे कहते हैं मितव्ययी। खर्च कम आते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी सपोर्ट मटेरियल वगैरह यहाँ पे टीचर यूज नहीं करता, कोई एड वगैरह यूज नहीं करता, इसलिए यहाँ पे इकोनॉमी रहती है। दूसरा मेथड है कि दूसरा इसका एडवांटेज लाभ है कि बहुत सारे अगर स्टूडेंट हो, अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 200 स्टूडेंट हैं, तो ये विधि बहुत ही उपयोगी होती है, यूजफुल होती है। एक टीचर लेक्चर दे के 45 मिनट का लेक्चर वो ले रहा है, बड़ा सा हॉल है, उसमें ये टीचर 45 मिनट का लेक्चर ले रहा है, इसमें यूजीसी के बारे में एक्सप्लेन करना है इसे, इसने बहुत कम टाइम में 45 मिनट्स में ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। बट अगर कोई और मेथड होता जिसमें ये आपका स्टूडेंट जो है वो भी कन्वर्स कर सकता, तो ये बीच बीच में क्या होता, टीचर पूछता रहता। अब ये 200 बच्चे अगर बीच बीच में पूछेंगे तो ये 45 मिनट में ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक, तो इस तरीके से ये बहुत बड़े, अगर कोई ग्रुप है उस पे एक टीचर बहुत कम समय में किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकता है, तो ये इसका एडवांटेज है। सिलेबस इस तरीके से जल्दी से लिमिटेड टाइम में कंप्लीट हो सकता है, ये भी इसका लाभ यानी कि एडवांटेज है। कोई फैक्चुअल नॉलेज जो भी होती है, तथ्य परक जो ज्ञान कहते हैं, वो देने के लिए यह विधि बहुत ही लाभदायक है। अब आपने एडवांटेज तो जान लिया, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है वो भी जानते हैं। यानी कि इसके दोष क्या है, इस विधि के दोष क्या है। अब ये विधि स्टूडेंट को पैसिव बनाने में इनकरेज करती है। बच्चे को बोलना है नहीं, टीचर यहाँ पे बोले जा रहा है, समझाया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा, सभी करते हैं, कि कोई टीचर है, उसका लेक्चर उसे पसंद नहीं आ रहा, वो पीछे बैक बेंचर है, पीछे बेंच पे बैठा है, तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उन्हें नींद आने लगती है। कुछ बच्चे सो भी जाते हैं बेंच पे, अगर टीचर नहीं देख रहा है, बड़ी सी क्लास है,
पीछे बेंच पे सो गए। तो ये क्या होता है, पैसिवनेस को, निष्क्रियता को ये मेथड बढ़ाता है। अब दूसरा इसका जो आप कह सकते हो डिसएडवांटेज, दोष है, वो है कि इसमें हम लर्नर की लर्निंग जो क्या कहते हैं, लर्निंग प्रोग्रेस को नहीं चेक कर सकते। यानी कि एक शिक्षार्थी ने, एक विद्यार्थी ने कितना सीखा है, ये हम तुरंत नहीं जान सकते। टीचर को पता नहीं चल सकता कि उसने क्या, इस विद्यार्थी ने कितना सीखा। जो अगर उसे पढ़ाया गया यूजीसी के बारे में, तो ये कितना इसने सीख लिया, ये टीचर नहीं चेक कर सकता, क्योंकि इसने सिर्फ क्या किया, लेक्चर दिया है। इसने सिर्फ लेक्चर दिया है, इनसे फिर फीडबैक नहीं लिया। ठीक है, तो इसलिए लर्निंग प्रोग्रेस यानी शिक्षण की कितनी प्रोग्रेस हुई है, उन्नति हुई है, वो नहीं चेक कर सकता। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कि इसमें स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो है, उसके इंटरेस्ट यानी उसकी रुचि पे, एबिलिटी पे, उसकी योग्यता पे, उसके इंटेलिजेंस पे कोई फोकस नहीं किया जाता। टीचर ये सब नहीं ध्यान देता कि विद्यार्थी जो है उसको ये यूजीसी के बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट है या नहीं है, उसकी एबिलिटी है या नहीं है कि वो इन चीजों को समझ पाए, उसका इंटेलिजेंस लेवल, बुद्धि का जो स्तर है, वो इसे समझने के लिए वो जान भी रहा है कि यूजीसी है क्या, ये सबसे टीचर को यहाँ मतलब नहीं है, क्योंकि ये विधि जो है पूरी तरीके से टीचर सेंटर्ड यानी कि शिक्षक केंद्रित है। ये विधि आप कह सकते हो कि मोनोटोनियस होती है। मोनोटोनियस का मतलब होता है नीरस होती है। कभी कभी कुछ टीचर्स के लेक्चर बहुत नीरस होते हैं, क्योंकि वो प्रिपेयर हो गया तो नहीं आए हुए हैं, या उनके लेक्चर में वो बात नहीं है, तो नीरस फील होती है। ठीक है, तो अब इससे ये विधि बहुत अच्छी भी है, बट इसमें कुछ जो है दोष भी है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि ये विधि बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो पहली बात है कि इसका प्रिपरेशन टीचर बहुत अच्छे से करके आए। प्रिपरेशन यानी कि तैयारी, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी अपने टॉपिक की, जैसे उसे यूजीसी के बारे में पढ़ाना है, तो बहुत ही अच्छे से तैयारी और बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक की तैयारी करके आए। दूसरा है प्रेजेंटेशन। जब टीचर समझा रहा हो तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुति, वो बहुत ही मतलब आप कह सकते हो इंटरेस्टिंग वे में समझाए, इस तरीके से समझाए कि बच्चों को इस यूजीसी के बारे में अगर वो जानते भी नहीं हो तो जानने की इच्छा हो जाए। कभी कभी होता है हमारे साथ भी, तो इच्छा डेवलप हो जाए, पैदा हो जाए, जो भी कहो। तो प्रस्तुति उसकी ऐसी। फिर टीचर क्या करे, इवोल्यूशन लास्ट के कुछ मिनट वो इवोल्यूशन मूल्यांकन में दो। अब मूल्यांकन में कैसे देगा, पढ़ाने के बाद 4-5 बच्चों को उठा के पूछ ले, आपको समझ में आ गया, बताओ क्या है, किसी को नहीं समझ में आया, कुछ जानना चाहते हो, इस तरीके से चीजें कह लेगा, तो टीचर को ये पता चल जाएगा कि बच्चों को कितना समझ में आ गया। तो आपको भी कितना समझ में आ गया मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, कहीं आपको भी नीरस फील तो नहीं हो रहा है, मुझे जरूर बताएं। वैसे मैं प्रिपरेशन के साथ ही आती हूँ। ठीक है, और प्रेजेंटेशन भी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से दूं। फिर मैं एवोल्यूशन तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं एवोल्यूशन करने के लिए आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे जरूर बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है।
निष्क्रिय पैसिव ना बने रहें, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो तो आप पैसिव मत बने रहो, एक्टिव अपनी इन्वॉल्वमेंट रखो। जो चीजें समझ में ना आए वो मुझे जरूर बता दो, और चीजें अगर समझ में आती रह रही हैं तो कभी बीच बीच में बता दिया करो, ठीक है। मैं आपसे कभी ये नहीं कहती कि आप मेरे लेक्चर को लाइक करो, ठीक है, मुझे इससे मतलब नहीं है, सीरियसली मैं कभी नहीं कहती। कुछ बच्चे कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ये चीजें मुझे पर्सनली मैसेज करके ही बता दो, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। मुझे इन सब चीजों में नहीं पढ़ना कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब मैं कहती हूँ कि हाँ मुझे अपने चैनल की ग्रोथ चाहिए, ओके। मैं इस पे मेहनत कर रही हूँ और इस पे आगे और भी मेहनत करूंगी, तो इसलिए और आगे के बैचेस में मैं ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ। अभी मैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की भी लूंगी, ऐसा नहीं है, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके ग्रोथ में प्लीज मदद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका लेक्चर मेथड जो टीचर सेंटर्ड मेथड था खत्म हुआ। दूसरा मेथड है आपका जो टीचर सेंटर्ड ही है, वो है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग जिसे कहते हैं समूह शिक्षण। समूह शिक्षण, अब तो ये आपको नाम से भी क्लियर हो रहा होगा ये क्या है। नाम से क्लियर हो गया होगा कि ये 2 से 5 टीचर्स का, शिक्षकों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है। जैसे आपको एक टीचर पढ़ा रहे होते हैं, वैसे इसमें 2 से 5 टीचर होते हैं जो एक क्लास को पढ़ाने आते हैं, और एक ये टीम की तरह काम करते हैं। ये अगर ये 3 टीचर है मान लिया, 2 से 5 टीचर होते हैं लेकिन ये 3 टीचर है मैंने मान लिया, तो ये टीम की तरह काम करते हैं। और कैसे करना है, कब क्या करना है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कैसे समझाना है, ये सब मिल के ये लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं। यानी कि ये तीनों टीचर मिलके क्या करेंगे, प्लान, एग्जीक्यूट और फिर इवल्यूट। यानी कि योजना ये तीनों टीचर मिलके बनाएंगे, फिर उस योजना का क्रियान्वयन ये तीनों टीचर मिलके करेंगे। फिर पढ़ाने के बाद उसका जब पढ़ा लेंगे, क्रियान्वयन हो जाएगा अपनी योजना का, उसका मूल्यांकन ये टीचर तीनों मिलके करेंगे। मान लिया एक टीचर ने थ्योरी पोर्शन पढ़ा दिया, अब पढ़ाना है इन्हें मीन पढ़ाना है। इन्होंने उसका मीन नहीं पढ़ाना है, मैं कुछ और बता दूं आपको, कुछ भी पढ़ाना है आप सोच लीजिए। तो उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ा दिया एक टीचर ने, सैद्धांतिक पक्ष पढ़ा दिया। फिर एक टीचर ने उसका न्यूमेरिकल यानी या फिर प्रैक्टिकल वर्क है उसका, तो प्रैक्टिकल करवा दिया, ठीक है। उसके बाद एक टीचर ने क्या किया, अगर करंट सिचुएशन है, यानी कि समसामयिक जो चीजें चल रही है उससे रिलेटेड, इन सब चीजों से रिलेटेड, उन सब चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, यानी सम अप कर दिया लेक्चर का, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे टीचर मिलके क्लास को पढ़ाते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, अब इसका लाभ क्या होगा। अब भाई एक टीचर से लाभ मिल रहा है, इतने टीचर काम करेंगे तो जरूर कुछ लाभ मिलेगा। तो टीचर बेस्ट फैकल्टी का लाभ पाएंगे, एडवांटेज पाएंगे। एक टीचर था, मास्टरी थी उसके अंदर, अब 3 टीचर एकदम सब्जेक्ट पे मास्टरी कमांड है, आके पढ़ा रहे हैं, तो भाई बेस्ट फैकल्टी का एडवांटेज बच्चों को मिलेगा, बेटर क्वालिटी मिलेगी,
एक अच्छा है, एक बहुत अच्छा है, एक नॉर्मल है। इस तरीके से बेटर क्वालिटी मिलेगी टीचर्स की बच्चों को। ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग टेक्निक्स जो टीचिंग टेक्निक्स या टीचिंग मेथड, टीचिंग डिवाइस है, उसका प्रयोग ये सारे टीचर्स मिलके करेंगे, जिससे बच्चों को लाभ पहुंचेगा। कई लोग हैं तो आइडियाज जो इनके विचार हैं वो भी विभिन्न तरह के विचारों से बच्चों को लाभ पहुंचेगा। बच्चों का भी बेटर इन्वॉल्वमेंट होगा। टीचर सेंटर्ड मेथड है तो यहाँ पे बच्चे तो कुछ प्लान करेंगे नहीं, लेकिन 3 टीचर ने मिलकर प्लान किया है तो बहुत कुछ अच्छा प्लान करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे थोड़े थोड़े एक्टिव तो रहेंगे ही, पूरी तरीके से पैसिव यानी कि निष्क्रिय नहीं रहेंगे। तो ये तो हो गया आपका लाभ टीम टीचिंग यानी कि समूह शिक्षण। अब इसके कुछ लाभ हैं तो कुछ बुराइयां भी आ सकती हैं, यानी कि दोष भी कुछ हो सकते हैं, है ना। तो दोष ये होगा कि स्पेशल कॉम्पिटेंसी, इतनी स्पेशल विशिष्ट जो आप कहते हो क्षमताओं वाले टीचर्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं कि एक ही क्लास में 3 टीचर को भेजना है। अब बताओ, इतने मुश्किल से बहुत स्पेशल कॉम्पिटेंसी वाले टीचर्स मिल रहे हैं, अब एक ही क्लास में 3 टीचर्स को भेजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये फाइंड करना बहुत स्पेशल कॉम्पिटेंसी वाले टीचर को थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा टीचर रिक्वायर्ड होंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा टीचर की भाई जरूरत पड़ेगी। अब ज्यादा टीचर एक स्कूल में आएंगे तो सैलरी भी तो उनको देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, फाइनेंस की प्रॉब्लम, वित्त की समस्या आ सकती है। सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए तो बिल्कुल यूजफुल नहीं है। जैसे कि अब आपको हिंदी पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाने के लिए चार टीचर की जरूरत नहीं। ये ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स के लिए ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग आप कह सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, टाइम लेगा। सारे टीचर मिलके प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और कभी कभी क्या होगा कि ये वाले टीचर कहेंगे नहीं थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं, ये वाले टीचर कहेंगे नहीं थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं, बेटर बना लेते हैं। इस तरीके से ज्यादा ये टाइम लेगा और इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये वाले टीचर इनकी बात मानना चाहे, ये वाले टीचर इनकी बात, ऐसे इंटीग्रेशन, एकीकृत होने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो मुझे लगता है कि आपको इसका डिसएडवांटेज यानी कि दोष भी समझ में आ गया होगा। लास्ट आपका टीचिंग मेथड जो टीचर सेंटर्ड यानी कि शिक्षक संबंधी है, वो है आपका टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे टीवी या वीडियो प्रस्तुति। ठीक है। अब ये क्या है कि ये रेडियो और ऑडियो का जो प्रेजेंटेशन होता था पहले, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन आप कह सकते हो, सुधारात्मक। पहले क्या होता था कि अगर कुछ बच्चों को साइंस के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, उन्हें कुछ साइंस के बारे में नॉलेज चाहिए, या फिर ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट, बाहर के साइंटिस्ट होते थे, वो क्या करते थे, टीवी रेडियो पे आते थे। उनका टाइम रहता था, मान लीजिए कि आज 11 बजे ये साइंटिस्ट अब्दुल कलाम जी आएंगे और बच्चों से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। बच्चों से बातचीत नहीं करेंगे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बच्चों को कुछ साइंस का कोई टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फिर क्या होता था कि ये 10th के स्टूडेंट अपनी क्लास में बैठे हुए हैं और ये अब्दुल कलाम जी साइंस के किसी टॉपिक को रेडियो पे, उनका टॉपिक चल रहा है। अब बच्चे क्या है, चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। ये टीवी
और वीडियो प्रेजेंटेशन उसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है। अब क्या होता है, जैसे आपने मन की बात सुनी होगी, प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, अभी मन की बात करते हैं, है ना। तो वो क्या है, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन ही तो है, उसमें आप उनसे कन्वर्स थोड़ी ना कर सकते हो। टू वे कम्युनिकेशन आप वहां पे नहीं कर सकते हो, वन वे ही है, वो ही अपनी बात को रखेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि टीवी के थ्रू, जैसे यहाँ पे क्या मैंने बताया, रेडियो के थ्रू अब्दुल कलाम जी ने साइंस की बातें बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को समझाई। आज भी 10th क्लास के बच्चों को कोई साइंटिस्ट साइंस की कोई टॉपिक समझा सकता है, बट वो कब टीवी पे आ गया, या फिर उसने क्या किया, वीडियो प्रेजेंटेशन दिया, और वो बच्चा क्लास में, सारे बच्चे क्लास में बैठ के उनका प्रेजेंटेशन टीवी या वीडियो पे देख लेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसका एडवांटेज यानी कि लाभ क्या हो सकता है, तो इसका लाभ ये हो सकता है कि बहुत सी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज को, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों को क्लासरूम में लाया जा सकता है। नॉट फिजिकली, वो फिजिकल रूप में प्रेजेंट नहीं होंगे, बट टीवी और वीडियो के थ्रू आपकी क्लास में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, अगर कोई अमेरिका में भी रह रहा है तो क्या शेड्यूल कर दिया जाएगा, और वो यहाँ पे टीवी और वीडियो के थ्रू आपकी क्लास में, 10th क्लास में यूपी में आपको क्या होगा, लेक्चर दे रहा हो। ठीक है, लगा दीजिए। तो इस प्रकार इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज के लेक्चर्स का आपको फायदा होगा। ये बेसिकली अडल्ट लर्नर जो हैं, बड़े विद्यार्थी हैं, उनके लिए ही उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। ये जो रिमोट एरियाज हैं, रिमोट एरियाज आप जानते होंगे, दूर दराज के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो जहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं, जहाँ पे अभी बहुत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बहुत अच्छे स्कूलों की भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बहुत ये कहीं जा नहीं सकते, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी इनके स्कूलों में आ नहीं सकती, तो इनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में यूजफुल होता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, दोष क्या है, इसके दोष ये होते हैं कि यहाँ पे आप टू वे कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी तो आ गई, अब्दुल कलाम जी को आप क्लास में देख रहे हो और वो आपको क्या समझा रहे होते हैं, साइंस की बातें, बट आप उनसे बात नहीं कर रहे होते, ये आपको समझा रहे हैं, बट आप यहाँ पे इनसे बात नहीं कर सकते, टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। और कभी कभी जो टेलीकास्ट पीरियड होता है, प्रसारण की अवधि होती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसके दोष भी। तो आज हमने टीचिंग मेथड में यानी शिक्षण की विधियों में पढ़ा टीचर सेंट्रेड मेथड में, यानी कि शिक्षक केंद्रित विधियों को। कल हम मिक्स मेथड को पढ़ेंगे या फिर स्टूडेंट सेंट्रेड मेथड को पढ़ेंगे।